Hi everyone. In this video we will talk about न्यू imperialism. हम न्यू imperialism में हर चीज़ देखेंगे कि न्यू imperialism क्यों स्टार्ट हुआ, क्या फैक्टर्स थे, न्यू imperialism था क्या, ठीक है, और इसके क्या इफ़ेक्ट हुए। तो न्यू imperialism था क्या, हम इम्पेरियलिज्म क्या होता है जब कोई एक कंट्री जो खुद को सुपीरियर समझती है वो दूसरी कंट्री को अपनी कॉलोनी बना लेती है, मतलब उसको अपने अंडर ले लेती है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जैसे इंडिया था तो वो ब्रिटिश की कॉलोनी था, तो डैट वाज इम्पेरियलिज्म। जो न्यू इम्पेरियलिज्म था वो स्टार्ट हुआ 1870s में। ठीक है, जो इम्पेरियलिज्म होता है, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो 1870 से पहले था डैट वाज ऑल्सो इम्पेरियलिज्म। ठीक है, पर हम बोल सकते हैं कि जो उसका मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो कंट्रीज़ थी वो वहाँ पे क्या था, पॉलिटिकल डोमिनेशन भी करना चाहती थी, मतलब उनका वहाँ पे वहाँ की पॉलिटिक्स को कंट्रोल करना वाज देयर मेन मोटिव। पर न्यू इम्पेरियलिज्म जो एक पर्टिकुलर कंट्री थी जो खुद को सुपीरियर समझती थी, जैसे ब्रिटेन, वो किसी देश के रिसोर्सेज को, मींस यहाँ पे इकोनॉमिक रिसोर्सेज इज़ द मेन फैक्टर। ठीक है, 1870s में स्टार्ट हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इट हैज़ विटनेस्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। हम कह सकते हैं कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है डैट वाज द मेन थिंग बिकॉज ऑफ विच इट हैड स्टार्टेड। ठीक है, और विटनेस किया था इसने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और जो इकोनॉमिक फैक्टर था या इकोनॉमिक सिस्टम था, किसी देश की इकोनॉमी को कंट्रोल करना, ठीक है, वो इसमें मेन चीज़ थी। ठीक है, तो जो न्यू इम्पेरियलिस्ट कंट्रीज़ थी वो क्या करना चाहती थी, वो एशिया, अफ्रीका, ठीक है, या फिर ये जो कॉन्टिनेंट्स थे, ठीक है, एशिया, अफ्रीका, इन कॉन्टिनेंट्स के जो रिसोर्सेज थे उनको यूज़ करना चाहती थी। ठीक है, पर न्यू इम्पेरियलिज्म में एक नई चीज़ क्या ऐड हुई कि उन्होंने वहाँ पे पॉलिटिकल एंड सोशल रिफॉर्म्स भी किए। ठीक है, मतलब होता है ना कि आप फील कर रहे हो कि हाँ ये कंट्री डेवलप नहीं है, और फिर एक कंट्री जाके वहाँ पे डेवलपमेंट्स करती हैं, वहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट भी करती हैं। दैट वाज अ न्यू इम्पेरियलिज्म। तो इन्होंने ये चीज़ करी। ठीक है, जो इम्पेरियलिज्म था उसमें क्या होता था कि जो एक कंट्री थी वो पूरी बड़ी कंट्री को या फिर पूरे पूरे कॉन्टिनेंट पे राज कर रही है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन ने इंडिया पर किया था। ठीक है, पर जो न्यू इम्पेरियलिज्म था उसमें क्या था, स्मॉल एरियाज़ पे वो कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा था कि कंपटीशन ही बहुत हो गया था यूरोपियन कंट्रीज़ में। एक कंट्री के चाह रही थी कि मैं ये एरिया ले लूँ, दूसरी चाह रही थी कि मैं वो एरिया ले लूँ। ठीक है, तो उनमें काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन हो गया था, इस वजह से स्मॉल स्मॉल एरियाज़ उनके पास आ रहे थे। वो स्मॉल स्मॉल एरियाज़ पे वो कर रहे थे, क्या कहते हैं, डोमिनेट कर रहे थे। ठीक है, और वहाँ के जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज थे उनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे। इसकी वजह से क्या हुआ वहाँ पे, रेशियल सेग्रीगेशन। ठीक है, रेशियल सेग्रीगेशन हुआ। रेशियल सेग्रीगेशन का क्या मतलब है आपकी, मतलब अगर आप जैसे हम कैसे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे गुजरात है, ठीक है, और उसके साथ वाला ही कोई स्टेट है। अब आप क्या कर रहे हो कि छोटे छोटे एरियाज़ को ले रहे हो आप, और आपने ये स्टेट ले लिया। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि अब आप यहाँ के लोगों की एथनिसिटी अलग है, यहाँ के लोगों की एथनिसिटी अलग है, तो उसकी वजह से लोगों में आपस में काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आ रहा था। ठीक है, उन्हें वो साथ में वो फील नहीं आ रही थी कि हाँ हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि अलग कर दिया गया है उस तरह से। तो जो ब्रिटेन था उसने इसमें पॉलिसी फॉलो करी थी। ब्रिटेन ने इनडायरेक्ट सेल्फ रूल। इनडायरेक्ट सेल्फ रूल का मतलब है कि आप कंट्रीज़ की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में कि वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हो, बस वहाँ के फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमिक रिसोर्सेज को अपने अंडर रख रहे हो। ठीक है, और जो फ्रांस था उसने फॉलो किया था एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब है कि उनकी जो भी कॉलोनी थी वो वहाँ पे अपना कल्चर स्प्रेड कर रहे थे। और जो बेल्जियम था, बेल्जियम फॉलो कर रहा था द पॉलिसी ऑफ पैनी
पॉलिसी ऑफ पैटर्नलिज्म, तो इसका क्या मतलब था कि वहाँ के जो लोग हैं उनको आप फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं दे रहे हो, डिसीजन मेकिंग पावर नहीं दे रहे हो, आप खुद ही उनके वेलफेयर के लिए या हर चीज़ के लिए काम कर रहे हो और उनसे काम ले रहे हो, ठीक है। पैटर्नलिज्म टर्नलिज्म की पॉलिसी फॉलो करी थी इसमें। और जो न्यू इम्पेरियलिज्म था उसमें जो मेन रोल प्ले करा था उसमें कंट्रीज़ थी, मेनली जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वन की कंट्रीज़ थी, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए, रशिया, बेल्जियम, जर्मनी। ये जो कंट्रीज़ थी इन्होंने मेन रोल प्ले करा था इसमें, ठीक है। और एक और चीज़ जो न्यू इम्पेरियलिज्म से पहले ओल्ड इम्पेरियलिज्म था उसमें मेनली स्पाइसेस, ठीक है, कैश क्रॉप्स और लैंड, ये सब मतलब इन सब को ऑक्यूपाई किया जाता था या इन सब पे वर्क किया जाता था। पर जो अब ये न्यू इम्पेरियलिज्म आया था इसमें क्या हो गया था, इसमें उनकी जगह ले ली थी जैसे वेजिटेबल ऑयल्स, डाइज, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल्स, डाइज, और देयर वर सो मैनी थिंग्स जैसे कोकोआ, टोबैको, सिल्क, कॉटन, ये सब चीज़ें, ठीक है। इन चीज़ों ने उसको रिप्लेस कर दिया था। और जो पहले था वो जो मिलिट्री के लिए होते हैं ना कि इंस्ट्रूमेंट्स, तो वो पहले क्या होते थे, कैनन्स, नेवल वेसल्स, ठीक है। पर जो अब क्या हो गया था, अब मशीन गन्स आ गई थी, मशीन गन्स फॉर मिलिट्री पर्पस, टेलीग्राफ आ गया था फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है। सबसे बड़ी बात, वैक्सीन्स आ गई थी डिजीज़ के लिए, ठीक है। जैसे हम ये सोच सकते हैं कि इससे पहले क्यों नहीं उन्होंने अफ्रीका में राज किया था, या इससे पहले क्यों नहीं वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में अपनी कॉलोनीज बना रहे थे। तो वजह यही थी कि यूरोपियंस के लिए इट वाज नॉट इजी कि वो किसी और कॉन्टिनेंट में सर्वाइव कर सकें, वहाँ की क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ढल सकें। तो वैक्सीन्स आ गई थी, सो नाउ इट वाज इजी फॉर देम, ठीक है। और मशीन गन्स आ गई थी, टेलीग्राफ्स आ गए थे, वैक्सीन्स आ गई थी, सबसे बड़ी बात स्टीम बोट्स आ गई थी, और रेल रोड्स आ गए थे। तो इसकी वजह से क्या हो रहा था, इसकी वजह से उनके लिए बहुत आसान हो रहा था कि वो ट्रांसपोर्टेशन कर सके, मैन का भी और मटेरियल का भी, ठीक है। स्लेव ट्रेड ये हुआ, इस वजह से भी न्यू इम्पेरियलिज्म में जो स्लेव ट्रेड है उसकी भी काफ़ी बड़ा इम्पेक्ट है, ठीक है। और अब अगर हम ये बात करें कि न्यू इम्पेरियलिज्म ख़त्म कैसे हुआ, तो हम बोलेंगे वर्ल्ड वॉर वन के साथ, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो न्यू इम्पेरियलिज्म है वो आया, ठीक है। फैक्टर्स लीडिंग टू दी न्यू इम्पेरियलिज्म। पहले हम स्टार्टिंग करेंगे इकोनॉमिक एंड सोशल कॉजेज़ या सोशल फैक्टर्स के साथ। तो पहला क्या था, हम ट्राई करेंगे कि हम इन्हें आपस में इंटरलिंक करने की कोशिश करें। मैंने कहा था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ही मेन कॉज था जिसकी वजह से न्यू इम्पेरियलिज्म आया, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अगर हमारा फर्स्ट बनता है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पहले ब्रिटेन में आया, उसके बाद धीरे धीरे सारी यूरोपियन कंट्रीज़ में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्प्रेड हो गया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से सबसे बड़ी चीज़ क्या हुई, नीड ऑफ रॉ मटेरियल। दूसरा पॉइंट हमारा यही आ जाएगा, रॉ मटेरियल, ठीक है। अब रॉ मटेरियल आ रहा है इंडस्ट्री में, वो मटेरियल बन रहा है, तो उनको बेचने के लिए भी तो मार्केट चाहिए ना। अब यूरोप में तो मार्केट पहले ही, सब जगह यूरोप में इंडस्ट्रीज लगी है, हर कंट्री में, फ्रांस में लगी है, बेल्जियम में लगी है, जर्मनी में लगी है, तो उनको ओवरसीज़ मार्केटें चाहिए होंगी ना कि यूरोप से बाहर वो मार्केट देखें, ठीक है। ये चीज़ थी। अब एक और चीज़ थी, हम बोल सकते हैं जो इस मतलब जिसकी वजह से ये हुआ, वो है बहुत इम्पोर्टेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। मतलब इसी की वजह से था ना कि वो इजीली अपनी कॉलोनीज़ को हैंडल कर पा रहे थे, वहाँ से रॉ मटेरियल ला पा रहे थे, और वहाँ पे जो मटेरियल था वो सेल कर रहे थे। अब इंडस्ट्रीज़ आ गई, इंडस्ट्रीज़ में काम करने के लिए लेबर भी तो चाहिए, तो जो स्लेव ट्रेड था दैट वाज आल्सो वन ऑफ द मेन फैक्टर जिसने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को क्या किया, प्रमोट किया, ठीक है।
अब एक और सबसे बड़ी चीज़, ट्रांसपोर्टेशन आ रहा था, तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, नई नई जियोग्राफिकल डिस्कवरीज हो रही थी। अब जियोग्राफिकल डिस्कवरीज हो रही हैं, सॉरी कवरेज हो रही हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, ट्रेड के जो प्रोस्पेक्ट्स थे वो बन रहे थे। ठीक है, जियोग्राफिकल डिस्कवरीज हो रही हैं तो वहाँ पे जाके वो अपनी कॉलोनीज़ बना रहे थे। ठीक है, तो फिर जब कॉलोनीज़ बना रहे थे तो वहाँ से ट्रेड हो रहा था। जब नई नई चीज़ें आ रही थी, जैसे मैंने बताया कि सिल्क आया, कॉफ़ी आया, टोबैको आया, कोको आया, तो उसकी वजह से क्या था, ट्रेड और ज़्यादा बढ़ रहा था। ठीक है, जियोग्राफिकल डिस्कवरीज हो गया। जो कॉलोनीज़ थी ना, जैसे अफ्रीका है या फिर एशिया है, ठीक है, तो उनमें क्या हो रहा था कि वहाँ के जो फॉरेस्ट थे वो वो बहुत ज़्यादा, हम कह सकते हैं, रिच थे विद रिसोर्सेज। ठीक है, 7th पॉइंट ये आ सकता है कि जो वहाँ के जो फॉरेस्ट थे वो काफ़ी ज़्यादा रिच थे व्हेन इट कम्स टू रिसोर्सेज। और वहाँ की जो ज़मीन थी, अब जैसे यूरोप था तो उन्होंने तो अपने में काफ़ी 70s 80s में, 18th सेंचुरी में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो आने लग गया था ना, 1789 समथिंग। तो उस वजह से क्या हो रहा था कि वो तब से यूरोप में इंडस्ट्रीज़ लगा रहे थे और मटेरियल ले रहे थे। पर जो उन्होंने अभी अभी कॉलोनीज़ एस्टेब्लिश करी थी, वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं आया था, तो उस वजह से क्या हो रहा था कि वहाँ पे जो वो रिसोर्सेज थे वो यूज़ नहीं हुए थे। काफ़ी इम्पोर्टेंट गोल्ड, कॉपर, ठीक है, ये सब चीज़ें मिल रही थी। फॉरेस्ट काफ़ी ज़्यादा रिच थे, वहाँ से रिसोर्सेज मिल रहे थे, काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स मिल रहे थे। ठीक है, ये चीज़ है। और एक और चीज़ है कि जो अफ्रीका था वहाँ से वो क्या ले रहे थे, इंडिगो ले रहे थे, इंडिगो। ठीक है, कॉपर और जो निकल है वो ले रहे थे कहाँ से, कॉपर एंड निकल में भी ऑस्ट्रेलिया आया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और जो वो था रबर था, रबर वो उन्हें मिल रहा था मलेशिया से एंड कॉन्गो से। रबर के बाद क्या बचता है हमारे पास, जो उस टाइम पे इम्पोर्टेंट चल रहा था इन ट्रेड, तो वो ले रहे थे कनाडा एंड देयर वाज वन मोर, गोल्ड, सॉरी, हाँ या गोल्ड कहाँ से ले रहे थे वो, कनाडा से ले रहे थे वो गोल्ड। तो ये चीज़ थी। तो मतलब वो जो उनकी कॉलोनीज़ थे ना, उनसे उन्हें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा था, वो उनको कॉलोनीज़ काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल थी। तो दिस वाज आल्सो अ मेन फैक्टर कि जो न्यू इम्पेरियलिज्म आया। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिए इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स। अब हम आगे बढ़ते हैं पॉलिटिकल फैक्टर्स की तरफ। पॉलिटिकल फैक्टर्स में क्या है कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी उनमें अपने आप में ही क्या था, कंपटीशन चला हुआ था, अपने आप में ही compete कर रहे थे वो। जैसे सारी कंट्रीज़ में क्या हो गया था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया था। ठीक है, तो क्या हो गया कि अब वो आपस में ही compete कर रही थी कि किसकी मतलब किसकी इंडस्ट्रीज़ सबसे ज़्यादा चल रही हैं, इसलिए। और जो यूरोप था, दूसरा रीज़न था कि जो यूरोप था और जो जापान था, वो क्या था, उसके जो खुद के रिसोर्सेज थे ना वो इनसफिशिएंट थे। मतलब जो उसके फिशिएंट, ठीक है, खुद के रिसोर्सेज क्या थे, इनसफिशिएंट थे। तो उनके लिए ये जायज़ सी बात थी कि उन्हें कॉलोनीज़ बनानी ही पड़नी थी, क्योंकि उनके पास खुद के लिए, अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए मटेरियल, रॉ मटेरियल नहीं था। ठीक है, हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तो उनके लिए जो कॉलोनीज़ हैं, हैविंग कॉलोनीज़ इन अब्रॉड, उनके लिए ये नेशनल प्रेस्टाइज की बात थी कि मतलब जिस कंट्री के अंदर जितनी ज़्यादा कॉलोनीज़ हैं वो कंट्री उतनी ही ज़्यादा पावरफुल है, वो कंट्री उतना ही ज़्यादा टू बी प्राउड ना, कि आपकी जितनी ज़्यादा कॉलोनीज़ हैं आपको उतना ज़्यादा प्राउड होना चाहिए। ठीक है, ये वाली चीज़ थी। और चौथी चीज़, फोर्थ पॉइंट क्या था, वाइट मैन्स बर्डन थ्योरी, वाइट मैन्स बर्डन थ्योरी। जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी ना वो खुद को सुपीरियर समझती थी। ठीक है, उनको लगता था कि हमारी जो रेस है, हमारा जो कल्चर है वो सुपीरियर है अदर देन एशिया एंड अफ्रीका।
ठीक है। तो उन्हें लगता था कि भगवान ने उन्हें ये काम दिया है कि वो अपना जो कल्चर है, अपनी जो सुपीरियॉरिटी है, उसकी वजह से वो और लोगों को, और कॉन्टिनेंट के लोगों को सिविलाइज कर सके। उन्हें ऐसा लगता था, उनकी ये परसेप्शन थी। ठीक है। फिफ्थ रीज़न था ओवर पॉपुलेशन, या फिर जो कंट्रीज़ थी, पॉपुलेशन, जो ब्रिटेन थी और फ्रांस थी और जर्मनी थी। ठीक है। इन कंट्रीज़ में जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। तो अब इनके लिए क्या हो रहा था कि नेसेसरी बन गया था कि वो उनकी कॉलोनीज़ हो अब्रॉड में, ताकि वो अपनी पॉपुलेशन को वहाँ भेज सके एम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी से बचने के लिए। तो ये रीज़न थे पॉलिटिकल फैक्टर्स। अब हम देख लेते हैं इसके आगे रिलीजियस फैक्टर क्या था, फिलोसॉफिकल और कल्चरल फैक्टर क्या था। अगर हम रिलीजियस फैक्टर की बात करें तो उसमें मेन रोल आता है मिशनरीज़ का। मिशनरीज़ का मतलब है जो लोग क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करते थे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में। उनको लगता था कि वो अपनी लाइफ जी ही इसलिए रहे हैं, भगवान ने उन्हें ये काम सौंपा है कि वो डिफरेंट डिफरेंट जगह में जाएं, और वो जा भी रहे थे, वहाँ रह रहे थे, और उनका काम है कि वहाँ के इनहेबिटेंट्स को, जो लोग वहाँ रह रहे हैं, उनके रिलीजन को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जाए। तो इसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो भी मिशनरी जिस भी कंट्री से बिलोंग करता था, वो उसकी वजह से क्या होता था कि उसे उसकी जो कंट्री थी, उसकी जो नेटिव कंट्री थी, वो प्राउड फील करती थी और उन्हें उसका पता लगता था। जैसे मिशनरीज मान लो जा रहे हैं अफ्रीका के इजिप्ट में, ठीक है, मान लो ब्रिटेन के मिशनरी इजिप्ट में जा रहे हैं, तो जो ब्रिटेन है उसे पता चलेगा इजिप्ट के बारे में, ठीक है, कि इजिप्ट इज़ अ प्लेस, है ना, ऐसा ऐसा है। तो वो क्या करेंगे, वहाँ जाके अपनी कॉलोनी बनाएंगे। तो मिशनरीज थे, उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले करा इन स्प्रेडिंग न्यू इम्पेरियलिज्म। ठीक है। अब हम देख लेते हैं फिलोसॉफिकल एंड कल्चरल फैक्टर क्या था। तो अगर हम, जो राइटर्स थे ना और जो पोइट्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो वर्ड्स थी उनको ग्लोरीफाई किया। उन्होंने मतलब जो वर्ड्स थी ग्लोरीफाई, उन्हें ऐसी चीज़ बताया जिससे जो टू बी प्राउड है, कि वर्ड्स करना, उस पर प्राउड किया जा सकता है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, या फिर हैविंग कॉलोनीज़ इन अदर कंट्रीज़, ये जो है ये एक प्राउड वाली थिंग है। अगर आपकी कॉलोनीज़ हैं तो वो क्या है, आपको उस चीज़ पे प्राइड होना चाहिए। जो राइटर्स थे, पोइट्स थे, उन्होंने इसको इस तरह से दिखाया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी, या हम बोल सकते हैं कॉलोनीज़ थे, उन्हें इससे सहानुभूति मिली। उन्हें भी लगा कि हाँ, हमें अच्छे तरीके से दर्शाया जा रहा है, तो वो उसी राह पर आगे बढ़ने लगे। तो ये कुछ फैक्टर्स थे विच वर दीज आर मेन फैक्टर्स विच लेड टू द न्यू इम्पेरियलिज्म। अब हम देख लेते हैं कि इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं। इम्पैक्ट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कि इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी थे और इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी थे। ठीक है। अगर हम पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करें तो हम बोल सकते हैं कि जो ये कॉलोनिस्ट थे, इन्होंने हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको अच्छा बनाया। मतलब हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से रन करना सिखाया हमें। ठीक है। जैसे ब्रिटिशर्स थे, हम इंडिया का एग्जांपल ले सकते हैं। तो उन्होंने इंडिया में ब्रिटिशर्स से पहले क्या था, काफ़ी ज़्यादा लॉलेसनेस थी। ठीक है। पर जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने एक प्रॉपर रूल मेंटेन करा। उसकी वजह से क्या आया, पीस आया, ऑर्डर, स्टेबिलिटी आई इंडिया में। तो हर यूरोपियन कंट्रीज़ थी, जो कॉलोनीज थे, वो यही काम कर रहे थे अपनी कॉलोनीज़ में न्यू इम्पेरियलिज्म के टाइम पे। ठीक है। पहली चीज़ तो यही, साउंड एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा, इन्होंने हमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं, ठीक है, उनसे अवगत करवाया। अब हम इंडिया में देखते हैं कि जैसे हमारे इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में, ठीक है, तो फिर जब कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके बाद, तो जो वो उसमें उन्होंने वो चीज़ें डाली, वो कहाँ से पता लगी उन्हें, यहीं से पता लगी उन्हें, यहीं से अवेयर हुए वो इन चीज़ों के बारे में। ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, जैसे इंडिया में क्या पता था कि सिविल सर्विसेज क्या होती हैं, ठीक है, या फिर कोर्ट्स, जुडिशरी, ये सब मतलब प्रॉपर वे में। ऐसे नहीं कह रही हूँ कि पहले नहीं था, पहले भी था, बट जो एक प्रॉपर होता है ना, कि 3 कोर्ट्स अलग से,
सॉरी 3 सिस्टम अलग से, लेजिस्लेटिव अलग से, जुडिशरी अलग से, एग्जीक्यूटिव अलग से, वो चीज़ें इन्होंने जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें भी रिफॉर्म्स लाए, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट हम कह सकते हैं कि वेस्टर्नाइजेशन हुई। वेस्टर्नाइजेशन का क्या मतलब है कि हम लोगों को उनके लाइफस्टाइल का पता लगा, ठीक है। हमें उनसे एटिकेट्स का पता लगा, हमें उनसे मैनर्स का पता लगा, ठीक है। और हम बोल सकते हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सोशल रिफॉर्म्स किए। सोशल रिफॉर्म्स इन द सेंस कि जैसे इंडिया में देख लो, सती सिस्टम था, फीमेल इन्फेंटिसाइड था, चाइल्ड मैरिजेस थी, ठीक है, सती, हाँ ये सब चीज़ें थी, ठीक है। तो इन सबको जो ब्रिटिशर्स थे दे मेड पीपल अवेयर अबाउट कि ये सब गलत है, ठीक है। और दूसरी चीज़, जब मुस्लिम रूलर्स थे तो काफ़ी ऐसे मुस्लिम रूलर्स थे जिन्होंने हिंदूज़ को इस्लाम में कन्वर्ट करना चाहा। उन्होंने हिंदू को टॉलरेट नहीं किया, बट ब्रिटिशर्स ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने हिंदू को टॉलरेट किया, ठीक है। और अपने राज में उन्होंने मतलब उनके मन में ऐसा नहीं था कि हिंदूज़ आर इन्फीरियर और इस्लाम इज़ सुपीरियर, उन्होंने इक्वली ट्रीट किया। तो सोशल रिफॉर्म्स हुए, लोगों का लिविंग जो स्टैंडर्ड था ना, लिविंग स्टैंडर्ड वो बढ़ा, वो अच्छा हो गया। मतलब कैसे, अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रही है, कोई बाहर से कंट्री आके हमारे कंट्री में इंडस्ट्री सेटअप कर रही है, जो गुड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस कर रही हैं, फिर वो जो गुड्स हैं वो लोग बाय कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, उनका काम जो था वो काफ़ी ज़्यादा ईजी बन रहा था। अगर उनका काम ईजी बन रहा था तो जो उस वजह से उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो काफ़ी बेटर हो रहा था, दे वर लिविंग बेटर लाइफ नाउ, ठीक है। इसके अलावा जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी उनकी अपनी भी प्रॉब्लम थी कि जो उनकी कंट्रीज़ थी वो ओवर पॉपुलेटेड हो रही थी, उनकी कंट्रीज़ की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक है। अब वो क्या करते, उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को अपनी कॉलोनीज़ में सेंड करना शुरू कर दिया, ठीक है। जब अपनी पॉपुलेशन को अपनी कॉलोनीज़ में सेंड कर रहे हैं तो उनकी अपनी जो ओवर पॉपुलेशन का था वो भी कम हो गया, या फिर हम कह सकते हैं नॉर्मल आ गया, ठीक है। उसके बाद जो इंडियंस थे उनको साइंस, लिटरेचर, एजुकेशन, इन सब से अवेयर करवाया गया, ठीक है। साइंस से, लिटरेचर से, हम ये नहीं कह रहे कि उससे पहले नहीं था, उससे पहले भी था, बट एक प्रॉपर वे में जैसे हम आज देखते हैं, ठीक है। तो वो वेस्टर्न कंट्री से ही आया, वो यूरोपियन कंट्री से ही आया है। जो यूथ था इंडिया का वो बाहर जाने लगा, ठीक है। और फिर वो आके क्या करा उन्होंने, दे मेक पीपल अवेयर अबाउट लिबरलिज्म, फ्रीडम, ठीक है, पैट्रियटिज्म। अब इसी की वजह से हम कह सकते हैं कि जो यूरोपियन से हमें एजुकेशन दी, इसी की वजह से हमें वी बिकम अवेयर अबाउट आवर राइट्स, ठीक है, और वी गॉट इंडिपेंडेंस। तो ये यूरोपियंस नहीं चाहे हमारा बुरा करना चाह रहे थे, पर जाने अनजाने में क्या हुआ, अच्छा भी किया इन्होंने हमारा। तो जो बैकवर्ड कंट्रीज़ थी, देयर वर सो मैनी कंट्रीज़ जो बैकवर्ड थी, एशिया में भी, अफ्रीका में भी। तो इन्होंने जो बैकवर्ड कंट्रीज़ थी उनको हम कह सकते हैं कि उनको डेवलपिंग नेशन या डेवलप्ड नेशन में कन्वर्ट किया, कंट्रीज़ के लिए भी काम किया इन्होंने। अब जैसे बहुत ज़्यादा अभी भी हमारे इंडिया में है वैसे सुपरस्टिशंस हैं, ठीक है। पीपल बिलीव कि काफ़ी ज़्यादा इग्नोरेंस है, पीपल बिलीव इन ब्लैक मैजिक और फीमेल इन्फेंटिसाइड, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, लोगों को दीज पीपल मेड पीपल अवेयर अबाउट कि ये चीज़ें गलत हैं, और इन्होंने इन सब को हमारे सिस्टम से, हमारी सोसाइटी से काफ़ी हद तक रिमूव किया। ये तो थे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स या पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स जो न्यू इम्पेरियलिज्म की वजह से हुए। अगर हम अब नेगेटिव इफ़ेक्ट्स की बात करें कि क्या इसकी वजह से नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हुए, तो पहला ये था कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी उनको खुद को ही क्या हो रहा था, उनके लिए ये हार्मफुल था, हार्मफुल, या हम बोल सकते हैं कि हार्मफुल फॉर देयर प्रेस्टाइज। क्योंकि जब उनकी उनसे कॉलोनीज़ छीनी या फिर उनकी कॉलोनीज़ चली गई वर्ल्ड वॉर के बाद, या फिर जैसे भी धीरे धीरे करके, तो उनके प्रेस्टाइज के लिए ये काइंड ऑफ सेटबैक था। क्योंकि एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि हैविंग कॉलोनीज वाज अ ग्रेट प्रेस्टाइज फॉर देम, ठीक है। पर जब उनकी कॉलोनीज चली गई तो फिर उनके लिए ये सेटबैक था, ठीक है।
सेकंड पॉइंट था कि कोलोसल एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनिंग कॉलोनीज। इतना ज़्यादा उनको लग रहा था कि इतना ज़्यादा उन्हें बेनिफिट नहीं हो रहा है कॉलोनीज से, जितना ज़्यादा उनको खर्चा हो रहा है उनको मेंटेन करने में, टू मेक पीपल अवेयर, टू मेक पीपल एजुकेट एंड ऑल दिस। इतना बेनिफिट नहीं हो रहा है जितना एक्सपेंडिचर हो रहा है। इसीलिए हम जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद धीरे धीरे करके अपनी सारी कॉलोनीज़ को छोड़ना शुरू कर दिया। कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि जो न्यू इम्पेरियलिज्म है, दिस लेड टू वर्ल्ड वॉर। ठीक है, कहीं ना कहीं वी कैन से दिस, ठीक है, कि इसने वर्ल्ड वॉर 1 के लिए काम किया एज अ बेस। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो जिन कंट्रीज़ को इन्होंने अपनी कॉलोनीज़ बनाया था उनकी जो इन्होंने पॉलिटिकल सोवरेनिटी छीनी, ठीक है, वहाँ के जो अपने ही लोग थे वो वहाँ पे रूलर नहीं रहे, या अपने ही लोग थे वो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को अपने अकॉर्डिंग नहीं चला रहे थे, ये वाली चीज़। ठीक है, लॉस हुआ लोगों की एथनो कल्चरल आइडेंटिटी का, जैसे मैंने कहा कि एथनो कल्चरल आइडेंटिटी का, कि जो मिशनरीज थे वो अदर कंट्रीज़ में जाके लोगों को कन्वर्ट कर रहे थे इनटू क्रिश्चियनिटी। तो जो लोगों की खुद की एथनिसिटी थी, उनके जो खुद के कल्चर थे वो ख़त्म हो रहे थे बिकॉज ऑफ देम। ठीक है, ये तो हो गया। अब हम देख लेते हैं ये भी हो गया कि इनडायरेक्टली इन्होंने बर्थ किया वर्ल्ड वॉर 1 को। ठीक है, एक्सप्लॉइट किया कॉलोनीज़ के रिसोर्सेज को बुरी तरह से। ठीक है, उनके रिसोर्सेज को बुरी तरह से एक्सप्लॉइट किया या ख़त्म कर दिया, हम बोल सकते हैं। जो कॉलोनीज़ थी उनमें उनके मन में क्या फीलिंग पैदा करी उन्होंने, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की। कैसे? क्योंकि उन्होंने उन्हें ये सिखाया कि दे आर सुपीरियर एंड वी आर इन्फीरियर। ठीक है, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो सुपीरियर हैं और जो हम लोग हैं वो क्या हैं, इन्फीरियर हैं। ठीक है, ये मैंने बता दिया कि लॉस ऑफ नेशनल रिसोर्सेज। ठीक है, यही कि जैसे बहुत सी कंट्रीज़ थी जहाँ पे काफ़ी चीज़ें अबंडेंस में पाई जाती थी पहले, जैसे अफ्रीका है तो वहाँ पे गोल्ड, क्रूड ऑयल, ये चीज़ें अबंडेंस में थी। ठीक है, पर उन्होंने इनके रिसोर्सेज को ही ख़त्म कर दिया, हम बोल सकते हैं, या फिर काफ़ी हार्म पहुँचाया। तो इन्होंने ये चीज़ करी। तो ये सारे जो रीज़न हैं ये नेगेटिव इम्पैक्ट्स थे या नेगेटिव इफ़ेक्ट थे न्यू इम्पेरियलिज्म के। हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, सी यू इन अनदर वीडियो।